जाति भारत के सामाजिक ताने बाने में एक ऐसा तत्व है जो सदियों से न केवल पहचान बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों के वितरण का आधार रहा है। ऐसे में जब केंद्र की मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का ऐलान किया, उसके बाद ये घोषणा सिर्फ आंकड़े आधारित गणना नहीं बल्कि देश की राजनीति के केंद्र में एक नई बहस का सूत्रपात बन चुकी है। पहले कांग्रेस पार्टी ने इस फैसले पर श्रेय लेते हुए इसे अपनी विचारधारा और राहुल गांधी की जीत बताया, तो अब जाति जनगणना के लिए सर्वदलीय बैठक की मांग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कुछ सुझाव दिए हैं। साथ ही सर्वे में तेलंगाना मॉडल अपनाने की मांग भी की है। पहला सुझाव, गृह मंत्रालय को तेलंगाना मॉडल से प्रेरणा लेकर जनगणना प्रश्नावली को तैयार करना चाहिए, जिससे प्रत्येक जाति की वास्तविक स्थिति को आंकड़ों में समाहित किया जा सके। दूसरा सुझाव, 50% की आरक्षण सीमा को मनमानी बताते हुए संविधान में संशोधन कर इसे हटाने की आवश्यकता जताई। तीसरा सुझाव, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 की उपधारा 5 को प्रभावी रूप से लागू करने की मांग की, जो शैक्षणिक संस्थानों में SC, ST और OBC के लिए आरक्षण की बात करता है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है प्रधानमंत्री को कि आप गंभीरता से लीजिए, ये अब एक मौका है आपको, जब हमारे प्रस्तावना, संविधान का प्रस्तावना है जहां सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय का जिक्र किया गया है, संकल्पित है प्रियम्बल में, उसको पूरा करने के लिए तो हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री एक सर्वदलीय बैठक बुलाएं, पार्लियामेंट में भी चर्चा हो, ताकि सही ढंग से ये जाति जनगणना होना जरूरी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की इन मांगों को राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित बता रही है। साथ ही जाति जनगणना को समाज में न्याय का नया सूर्योदय बता रही है। कांग्रेस और कांग्रेस की नीतियों पे एक कहावत पूरी तरह चरितार्थ होती है और वो है, हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग। जब सत्ता में होते हैं, जब कांग्रेस ने करना धरना कुछ नहीं, और जब विपक्ष में होते हैं तो चिल्ला चोट करना। ये खड़गे जी भी उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। मोदी जी ने सामाजिक न्याय के लिए, सर्वहारा कल्याण के लिए जातिगत जनगणना की बात कही है। मैं समझता हूँ कि इस देश के अंदर एक सामाजिक न्याय का नया सूर्योदय होने वाला है। जाति जनगणना के बाद राजनीतिक दलों में चल रही क्रेडिट लेने की होड़ से ये साफ है कि आने वाले समय में ये मुद्दा चुनावों से लेकर नीति निर्माण तक एक महत्वपूर्ण केंद्र बनने वाला है। वहीं एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि ये सामाजिक समावेशन की दिशा में एक आवश्यक पहल है या फिर एक चुनावी रणनीति। कांग्रेस की सर्वदलीय बैठक की मांग और दिए गए सुझाव इस बात का संकेत हैं कि राजनीतिक दल इस विषय को गहराई से ले रहे हैं, जिसके बाद देश की राजनीति एक बार फिर उस मोड़ पर आ जाएगी जब कोई भी राजनीतिक दल सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व के सवाल को अनदेखा नहीं कर सकेगा। वहीं यह निर्णय मंडल कमीशन के बाद देश की सबसे बड़ी सामाजिक राजनीतिक घटना भी बन सकती है। वहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस जाति जनगणना को सामाजिक न्याय की बहस में बदलने की रणनीति बना रही है, जो आने वाले चुनावों को प्रभावित कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे जनगणना पर जंग। दरअसल ये जो जनगणना का मामला है, ये जातिगत जनगणना को लेकर है और उस पर 75 साल के बाद फिर एक बार लंबी बहस शुरू हुई है और प्रतिपक्ष ने सरकार को इस मामले में एक तरह से झुका दिया और प्रधानमंत्री मोदी जातिगत गणना पर तैयार हो गए। इसके क्या नतीजे होंगे, शुभ होगा कि लाभ होगा, ये अलग बात है। हानि होगी या नहीं होगी, ये भी दूसरी बात है। लेकिन सियासत में सबके अपने अपने ताने बाने हैं, हर एक के अपने मकसद पूरे हो रहे हैं। इस पर विस्तार से बात करें उसके पहले एक नज़र डालते हैं एजेंडा पॉइंट्स पर। जातिगत जनगणना पर राजनीति कितनी जायज? जातीय जनगणना से किसको फायदा? जातिगत जनगणना पर क्यों नहीं थम रही श्रेय की सियासत? क्या कांग्रेस के सुझावों पर विचार करेगी मोदी सरकार? सवाल बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक मूल प्रश्न ये है कि जो परंपरा अंग्रेजों ने शुरू की थी लोगों को बांटकर राजनीति करने की, अंग्रेजी में उसे कहते थे डिवाइड एंड रूल, 75 साल तक ये ठंडे बस्ते में रही, यानी इसको हर सरकार, हर एक प्रधानमंत्री ने खारिज किया। लेकिन अब ये कह सकते हैं कि जातिगत
जनगणना का जो भूत है जिन्हें वो फिर एक बार बोतल के बाहर है और हर कोई इसका लाभ लेना चाहता है, क्योंकि राजनीति में घाटे का सौदा कोई नहीं करता। अगर देश को नुकसान है और पार्टी को फ़ायदा है तो हर पार्टियां उसको बहुत आराम से और बड़ी प्यार से उसको अपने गले लगाती है, देश कहीं भी जाए। इसी पर विस्तार से चर्चा। एक चीज़ और इसमें जोड़ूंगा मैं कि आरक्षण शुरू हुआ था 10 साल के लिए, लेकिन 75 साल के बाद भी ये घट नहीं रहा है बल्कि बढ़ रहा है। इसका मतलब आरक्षण सही है गलत है, इस पर भी विचार करने की ज़रूरत है। लेकिन इस सवाल पर लोगों को सियासी घाटा है, इसलिए कोई इस पर बोलता तो क्या, छूता भी नहीं इस मुद्दे को। चर्चा करेंगे इस पर विस्तार से। हमारे स्टूडियो में मौजूद हमारे 3 विशेष मेहमान, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री देवदत्त दुबे जी, भाजपा के प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी जी और कांग्रेस के मीडिया पैनलिस्ट सचिन वर्मा जी। अच्छा, एक मिनट। विवेक त्रिपाठी कांग्रेस के प्रवक्ता और सचिन वर्मा जी भाजपा के मीडिया पैनलिस्ट, और इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। देवदत्त दुबे जी हमारे पत्रकार साथी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत विवेक जी आपके साथ की मामला कांग्रेस का है और कांग्रेस इस पर लीड कर रही है। कह सकते हैं कि कांग्रेस इस मुद्दे पर फ्रंट फुट पर है। सवाल वहीं से शुरू होता है। आज़ादी के पहले ये बात शुरू की थी अंग्रेज़ों ने, उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक और कल तक मोदी भी, किसी ने भी जातिगत गणना के मामले में हाँ नहीं भरी थी। आखिर क्या वजह है कि राहुल गांधी जी को ये बात समझ में आई और उन्होंने इस पर प्राणपण सब लगा दिया? आपकी राय? देखिए, जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी तब हमने सीधे जो भी योजना थी उसका अंतिम पंक्ति तक लाभ कैसे पहुंचे, हमेशा उस दिशा में कार्य किया है। कांग्रेस की सरकार ने 2011 में लगभग 25 करोड़ परिवारों के बीच में एक सर्वे जातिगत आधार पर जनगणना हमने शुरू की, जिसका डेटा हमने 2014 में मोदी सरकार को भी दिया। उस पे क्रियान्वयन के लिए मोदी सरकार ने निरंतर ये बात कही कि डेटा अपूर्ण है, इसको हम रिकॉर्ड्स में नहीं ले सकते। तो निरंतर हमने ये मांग करी कि जातिगत आधार पे जनगणना होनी चाहिए। पूरे देश भर में ये पता होना चाहिए कि किस जाति के व्यक्ति की क्या स्थिति है, वो वित्तीय स्थिति क्या है, शैक्षणिक स्थिति क्या है, उसको राजनीतिक जितनी भी शासकीय योजनाएं हैं उसका सीधा लाभ उस अंतिम पंक्ति तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। इसके लिए जनगणना बहुत ही जरूरी है। भाजपा निरंतर उसको नकारती रही। अभी भी मोदी सरकार के अधिकांश मंत्रियों ने, जब राहुल जी संसद में इस बात को कहते थे कि यार देश की जरूरत है कि जाति आधार पर जनगणना होनी चाहिए, जिससे कई लोग जो उस योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते उन परिवारों तक सीधे राहत पहुंचा सके या योजनाओं का लाभ हम सीधे उन परिवारों तक पहुंचा सके, तो भाजपा के नेता और मंत्री इसका उपहास उड़ाते थे। परंतु राहुल गांधी जी ने जो अडिगता के साथ में इस लड़ाई को लड़ा है, ये बहुत बड़ी जीत है और निश्चित ही हम इसको जीत और श्रेय नहीं लेना चाहते, हम इसमें राजनीति नहीं करना चाहते। हम आज भी जब सरकार ने निर्णय लिया कि हम जातिगत आधार पर जनगणना करेंगे तो हमने उसका स्वागत किया। आगे भी हम ये चाहते हैं कि सर्वदलीय बैठक हो, इसको कैसे करना है। हमने चूंकि तेलंगाना में जब कांग्रेस की सरकार बनी, हमने वहां की जनता से वादा किया था, तो हमने उसी आधार पर जनगणना की और हमारी जो आगे वहां पे राज्य की जो जितनी योजनाएं हैं उसको हम उसी आधार पर कर रहे हैं ताकि उसमें हर समस्त जातियों को उसका लाभ मिले। ये अगड़ी पिछड़ी और ऊंची और नीची जाति नहीं, सभी जातियों को आधार बना के सभी जातियों को लक्ष्य लेते हुए हमने वहां पे वो कार्य किए हैं। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि अगर तेलंगाना मॉडल, तेलंगाना में हमने क्या किया है, कांग्रेस ने किस प्रकार से जनगणना की थी, किस प्रकार से वहां पे योजनाएं बनाई थी, उसका आज क्या लाभ हो रहा है, वो हम केंद्र सरकार के साथ में साझा करना चाहते हैं। हमारी नीयत साफ है कि देश में अगर जातिगत जनगणना होती है तो उससे क्या लाभ होंगे, उसको किस तरीके से किया जा सकता है। एक सर्वदलीय अगर बैठक सरकार चाहे तो, सरकार की मंशा अगर संवाद करने की है तो सभी मैं समझता हूं राजनीतिक दलों को आमंत्रित करना चाहिए। उसको किस प्रकार से सरकार करना चाहती है उस पर चर्चा करें और निश्चित ही उसका लाभ होगा। परंतु जिस प्रकार से हठधर्मिता भाजपा सरकार अपनाती है, चाहे वो कृषि काले कानून हो, जब कृषि कानून बनाए गए थे तब सरकार की हठधर्मिता के चलते हजारों किसानों ने सड़कों पर अपने प्राण त्याग दिए। एक लंबा संघर्ष सरकार के विरुद्ध किसानों का हुआ, सरकार को बाद में वो बात माननी पड़ी, मांग माननी पड़ी, वो कृषि काले कानून वापस लिए गए। जातिगत जनगणना पे भी सरकार हठधर्मिता अपनाई हुई थी। आरएसएस हो, भाजपा के नेता हो, निरंतर अडिगता के साथ कह रहे थे कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। परंतु जब हमने
हमने तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने करके दिखाया, तो सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा और कदम पीछे लेते हुए सरकार ने हमारी जायज मांग को माना है। और जब भी ये जातिगत जनगणना होगी उसका क्या प्रारूप होगा उस पर हमारे पास में सुझाव है। और सिर्फ हमारे पास नहीं, और भी राजनीतिक दल चाहते हैं और सभी के पास मैं समझता हूं अगर सर्वदलीय बैठक होती है तो उसका एक अच्छे परिणाम होंगे। और देश में इस पूरी योजना का कैसे क्रियान्वयन होना चाहिए इसको लेकर चर्चा होनी चाहिए। और निश्चित ही ये हर जाति, सभी जातियों के लिए जरूरी है, वो चाहे उसमें किस तरीके से योजनाओं का लाभ उस जातियों तक पहुंचाने का कार्य होना चाहिए। मैं समझता हूं उस पर अगर चर्चा होती है, सरकार अपनी संवादहीनता को त्याग दे और देश की जनता की भलाई के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाए, उस पर चर्चा करे और आगे की योजना पे कार्य योजना बना के सभी की सहमति, सभी के सुझावों को सम्मिलित करके मैं समझता हूं बहुत ही अच्छे से इसको किया जा सकता है। ठीक, मुझे लगता है कि पहले दौर की बातचीत में आपकी पूरी बात आ गई, लेकिन एक सवाल इसमें भी रह गया कि क्या आज़ादी के पहले जो गणना का प्रावधान था उसको 2025 में लागू करने से फ़ायदे हैं कि नुकसान है? अगर फ़ायदे थे तो नेहरू जी से लेकर राहुल गांधी जी के पिताजी माननीय राजीव गांधी जी, उनकी दादी इंदिरा जी, और फिर कांग्रेस की परंपरा में कांग्रेस के अपने मनमोहन सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, नरसिम्हा राव, फिर वीपी सिंह बीच में पीएम हो गए थे, फिर अटल बिहारी वाजपेयी हो गए थे, क्या वो सब गलत थे? अगर आप चाहें तो अगले दौर की बातचीत में ये उत्तर दे सकते हैं, अगले दौर तसल्ली से सोचकर उसमें, क्योंकि ये मामला पार्टी लाइन का है। भी दे सकता हूं। पार्टी लाइन का है। विवेक त्रिपाठी का अपना निजी होता या स्टेट लेवल का होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये एक तरह से राष्ट्रीय, जो भी हर पार्टी की अपनी लाइन होती है उस हिसाब से आप तसल्ली से दें। मैं आता हूँ सचिन वर्मा जी आपकी तरफ। बीजेपी ने जिसका विरोध किया लंबे समय तक, अचानक उसे क्यों मान लिया गया? क्या बिहार चुनाव उसके पीछे है, या फिर राजनीति में नुकसान आप नहीं उठाना चाहते, ये वजह इसके पीछे है, या सच में ऐसी मंशा है कि प्रतिपक्ष का सुझाव था, राहुल गांधी की जिद थी और आपने उसे इसलिए मान लिया कि चलिए सब मिलकर राजनीति करें और देश को आगे बढ़ाएं? ऐसा कोई मकसद है या कोई और वजह है? देखिए राघवेंद्र सिंह जी, ये एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जातिगत जनगणना के विरोधी रहे हैं या उसका विरोध करते रहे हैं। हमने कभी भी उसका विरोध नहीं किया। विधानसभा चुनाव के पहले केशव प्रसाद मौर्य जी यहाँ पर मध्य प्रदेश में आए थे, उन्होंने पत्रकार वार्ता की थी और पत्रकार वार्ता में उन्होंने बोला था कि भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना के विरोधी नहीं है और हम भी जातिगत जनगणना कराएंगे, लेकिन उचित समय पर। अब जैसे अब ये कांग्रेस वही पार्टी है जिसने मंडल आयोग की सिफारिशों को 13 साल तक रोक के रखा और वीपी सिंह की सरकार ने उसे लागू किया। ये कांग्रेस पार्टी वही है जिसने जो पिछड़ा वर्ग आयोग को लोकतांत्रिक जो है, संवैधानिक जो है दर्जा नहीं दिया। ये जो है ये कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जिसने विधानसभा चुनाव में जो है पिछड़ा वर्ग के और दूसरे दलित वर्ग के लोगों को पर्याप्त जो है प्रत्याशियों को टिकट नहीं दिए। ये कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जिसने लोकसभा चुनाव में पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग के लोगों को उचित स्थान नहीं दिया। ये कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जिसने सीताराम केसरी और जो है जगजीवन राम के साथ में जो है पार्टी में उनके साथ में असम्मानजनक व्यवहार किया और उनकी सीताराम केसरी जी की तो धोती खोल के उनको दरवाजे के बाहर फेंक दिया था कांग्रेस कार्यालय के। तो कांग्रेस जो पार्टी है, आज आप अभी डिस्कस कर लीजिए कि प्रवक्ता की इनकी लिस्ट जारी हुई है कांग्रेस पार्टी की। उस प्रवक्ता की लिस्ट में इन्होंने जातिगत रूप से कितने लोगों को उचित स्थान दिया है, कितने लोगों को हिस्सेदारी दी है? कहीं किसी को हिस्सेदारी नहीं दी है। आज मीडिया के जो प्रभारी हैं वो सारे के सारे लोग जो हैं वो या तो उच्च वर्ग से हैं या जातिगत रूप से उचित स्थान नहीं मिला है लोगों को वहां पर। तो ये जो कांग्रेस पार्टी जब हिस्सेदारी की बात करती है, आज हम मंत्रिमंडल में अगर आप मध्य प्रदेश में देखेंगे तो सारे वर्गों को उचित स्थान दिया गया है। आज अगर केंद्रीय स्तर पर देखेंगे तो जातिगत रूप से सभी वर्ग के लोगों को उचित स्थान दिया गया है। आज जो है भारतीय जनता पार्टी के सबसे पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग से सबसे ज्यादा सांसद हैं सदन में। आज विधानसभा में भी दलित और पिछड़ा वर्ग से सबसे ज्यादा विधायक हैं मध्य प्रदेश में और पूरे देश में। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग के लोगों को उचित स्थान देती है और सबका उचित सम्मान किया जाता है। वहीं कांग्रेस पार्टी को जब ऐसा मौका मिलता है तो कांग्रेस पार्टी कभी भी हिस्सेदारी नहीं देती है, सिर्फ वो जातिगत रूप से राजनीति करने की कोशिश कर रही है।
आप एक चीज भूल गए, अंबेडकर जी को एक तरह से हराने में भी कांग्रेस ने काम किया था। जब विवेक जी का नंबर आएगा तो विवेक जी जहां चुकेंगे वहां मैं उनकी मदद करूंगा। मेरा काम है कि जो थोड़ी भी कमजोर पक्ष है उसकी मदद करूं। ये मेरा यहाँ बैठने का मतलब है ना। जहां भी मेरा कहना यह है कि जहां कमजोर थे, सुन तो लीजिए आप, इनका पक्ष कमजोर था। आपका पक्ष भी कमजोर है, तो मैंने उसको सवाल कर लिया था कि आप अगले दौर की बातचीत में उत्तर दीजिए। तो मेरा कहना है कि जो कमजोर होगा मैं उसका पक्ष लूंगा। और दूसरी बात है कि आप तो कभी आप सत्ता में कभी आप सत्ता में, हम लोग स्थायी विपक्ष हैं, हम हमेशा प्रतिपक्ष में रहते हैं। तो दुबे जी, ये जो सारा मामला है कि संविधान को नहीं बदलने देंगे, लेकिन जब संविधान में 50% से ज़्यादा आरक्षण की बात नहीं है तो फिर 50% से ऊपर आरक्षण का मतलब कि संविधान की चीज़ों को बदलने की बात। दूसरी बात यह कि अगर संविधान में यह था कि कमज़ोर वर्ग के लोगों को आरक्षण देकर उनको मजबूत बनाया जाए, सबल बनाया जाए, लेकिन 75 साल में आरक्षण की जो दिशा थी, जो तरीका था, उससे कमज़ोर वर्ग कितना मजबूत हुआ है ये तो पता चल रहा है कि पहले आपने जो आरक्षण दिया था आज़ादी के समय, आप उस आरक्षण के प्रतिशत को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। मतलब आप जो दवा ले रहे हैं उससे मर्ज ठीक नहीं हो रहा बल्कि बढ़ता जा रहा है। आज हम 50% से ऊपर आरक्षण की बात कर रहे हैं। 75 साल के बाद हालत ये होनी थी कि आरक्षण देकर हमने जातियों को या कमजोर वर्ग को इतना मजबूत कर दिया कि अब आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। आज ज़रूरत इस बात की कि 50% से ऊपर बढ़ाया जाए। तो बहुत सारी चीज़ें जिस पर दलों को चिंता करने की ज़रूरत है, जो देश को चलाने का एक तरह से मन में सपना पालते हैं, ना कि आरक्षण को घटाने और बढ़ाने पर। आपकी राय, जातिगत गणना पर जो जंग चल रही है ये कितनी लाभकारी होगी सबके लिए? क्योंकि कांग्रेस भी इसका लाभ लेगी, बीजेपी भी इसका लाभ लेगी कि हमने इसको लागू करने का फैसला किया है। अब श्रेय लेने की जो पॉलिटिक्स है वो कहाँ तक जाएगी? बिहार चुनाव सामने है। देखिए राघवेंद्र जी, राजनीतिक दल जो होते हैं वो देखिए आप कितना कथनी और करनी में भेद होता है, कितना उनका वोट के प्रति मोह होता है। कबीर जयंती मनाएंगे, कबीर की और बातों को अपने भाषण में उद्धरण करेंगे, लेकिन कबीर ने कहा था जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहने दो ज्ञान। उनको ज्ञान चाहिए नहीं, वोट चाहिए। अब वोट कबीर की बात में नहीं मिलेगा। जब जाति की बात करेंगे, खासकर जो अकर्मण्य लोग रहते हैं वो जाति की बात करते हैं, जिससे पुरुषार्थ में कमी होती है, क्योंकि जातियों की दम पे थोक में वोट मिल जाते। कोई धर्म की बात करता है, कोई जाति की बात करता है, लेकिन राजनीतिक दल ये भूल जाते हैं कि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। देश को किस चीज़ की ज़रूरत है? देश को एकता की ज़रूरत थी, आप जातियों में बांटने जा रहे हैं, क्योंकि वोट एक समस्या बन गई है। जो आज़ादी के बाद वोट समस्या समाधान के लिए प्रावधान था, अब वोट खुद एक समस्या हो गई है। यदि यही हाल रहा तो हम फिर कबीलों में, जातियों में, फिर उसी सब में आप योग्यता को आगे रखिए। आप ये इतने आज़ादी के इन 75 सालों में आप समझ नहीं पाए कि हमने आरक्षण की व्यवस्था की, लेकिन आज वही गरीब वही है। कुछ चुनिंदा लोगों ने लाभ लिया, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, और जो गरीब उनको कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा। तो ये पूरी चीज़ों को जब आप वोट को एक तरफ रखेंगे, जब आप देश को पहले रखेंगे, तो मुझे लगता है ये नैरेटिव बदल सकता है, लोगों का सोच बदल सकता है। अन्यथा तो ये प्रतिस्पर्धा कभी थमने वाली नहीं है। कभी हम धर्म के नाम पे, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, क्यों नहीं हम केवल कर्म के नाम पर, ज्ञान के आधार पर, कसौटी जो प्रशासन चलाने की, ऐसी इन सब चीज़ों पे वोट मांगे कि देश किस में मजबूत होगा, समाज किस में खड़ा होगा। ये सब छोड़ के एक जो थोक में वोट लेने की जो आदत पड़ गई है, जो उससे चुनाव जीतने की सरलता देख ली है, उसके कारण ये सब समस्याएं। क्योंकि और ये नहीं कि आज कोई कल विरोध कर रहा, समर्थन कर रहा, कोई पहले समर्थन कर रहा था, अब उसमें और संशोधन। आप देखें ना, कई एक रूपता, एक निश्चिंतता, वो तौलते हैं तराजू पे कि इसमें जन समर्थन इस बार बयान पे हमारा ज़्यादा आ रहा है कि इस बयान पे ज़्यादा हमें जन समर्थन मिलेगा। ये तराजू यदि बदल दें, ये तराजू देश का रख दें कि देश किस बात से हमारा मजबूत होगा, देश में किस तरह से एकता होगी, तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें बदल सकती हैं। अन्यथा ये प्रतिस्पर्धा कभी थमने वाली नहीं है। दुबे जी, तराजू तो बदल सकते हैं, लेकिन तराजू में बांट अब बदलते नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ गया, उसमें भी सिस्टम ऐसा होता है कि आप उसमें कुछ गड़बड़ी कर दें और फिर तराजू का जो तौल है वो भी गड़बड़ हो जाता है। तो सवाल तराजू के माने बदलने का नहीं, मानसिकता बदलने का है। मैं सिर्फ दूसरे दौर की बातचीत में, चूंकि समय कम बचेगा, मैं सिर्फ इंदिरा जी की एक बात को शुरू करूंगा जो इंदिरा जी से लेकर राजीव जी तक चली कि न जात पर न पात पर। उस समय इंदिरा जी 80 के बाद की बात है, जब इमरजेंसी के बाद, हाँ, मोहर लगी। इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। एक मैंने उनका भाषण
हो सकता है कि बीजेपी के साथियों ने उसको वायरल किया हो। इंदिरा जी ने कहा था कि जो जात की बात करेगा, पात की बात करेगा, वो देश को नुकसान पहुंचाएगा। उनका एक छोटा सा मेरे ख्याल से 1.5-2 मिनट का क्लिपिंग है। तो ये बात इंदिरा जी ने कही, राजीव जी तक ये चली। उसके बाद फिर गठबंधन की सरकारें आई और वीपी सिंह आए, फिर नरसिम्हा राव जी आए, फिर मनमोहन सिंह जी आए। क्या विवेक जी, इंदिरा जी की वो बात गलत थी? मैं सिर्फ 2-3 चीज़ें सिलसिले से जोड़ूंगा। जातिगत गणना क्या नेहरू जी ने बंद की थी, वो गलत थी, और अभी तक जो चली आ रही थी वो गलत थी। कांग्रेस ये बताए कि हमारे पुरखों ने जो किया था वो फैसला ठीक नहीं था। आरक्षण की जहाँ तक बात है, ये विषय भी आरक्षण का नहीं आज, लेकिन आरक्षण का मामला था कि हम दलित को, कमजोर को मजबूत करेंगे, पिछड़ों को मजबूत करेंगे, लेकिन ये प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं विवेक जी, आप युवा हैं और ये सोचने की ज़रूरत है कि आरक्षण किस लेवल तक जाएगा। अंतिम बात, जिस परिवार को एक बार आरक्षण मिल जाए, उस परिवार को आरक्षण की सूची से बाहर करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर एक ही परिवार आरक्षण लेता रहेगा तो उसी वर्ग के दूसरे लोग आरक्षण से वंचित होंगे। लेकिन इस तरह के जो वाजिब सवाल हैं, ये कोई भी दल छूता नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि इससे वोट घटते हैं। और जातिगत गणना की सरकार ने जो स्वीकारता की है, वो इस डर से की है कि बिहार चुनाव सर पर है, अगर कहीं हम इसको नकारेंगे तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि नफ़े नुकसान की पॉलिटिक्स सब कर रहे हैं। देश बाद में है, हम पहले सरकार में आए, ये सबका लक्ष्य। मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ। अब आपकी राय। देखिए, निश्चित ही आपने जैसा स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी का उदाहरण दिया कि जात पे ना पात पे वो मोहर लगेगी हाथ पे, तो आपने निश्चित ही कांग्रेस के नेताओं का विजन दिखाया कि हमने कभी जात पात की राजनीति नहीं करी। जितने ध्यान से आपने इंदिरा जी का वीडियो देखा होगा, मुझे उम्मीद है कि उतने ही ध्यान से आपने वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी वीडियो देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री को अपनी जात बताने की क्या आवश्यकता पड़ रही है, कि चुनावी रैली में वो बता रहे हैं कि मेरा विरोध इसीलिए होता है क्योंकि मैं इस जात से आता हूं। तो निश्चित ही जात पात की राजनीति कौन करता है, ये बहुत स्पष्ट रूप से उजागर हो गया है। देश की संसद में जब विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी कह रहे थे कि आज देश की आवश्यकता है, देश की जरूरत है, तो जातिगत जनगणना होनी चाहिए क्योंकि आज ये देश की मांग है, तो सत्ता पक्ष में बैठे लोग उसका अट्ठास करते थे। जब हम कहते थे जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी, जो हमारा नारा था उसके काउंटर में क्या कहा जाता था, बंटोगे तो कटेंगे। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में हमला हुआ तो बीजेपी के नेता अपने सोशल मीडिया के अकाउंट में डाल रहे थे कि उनने धर्म पूछा, जात नहीं। तो निश्चित ही जातिगत जनगणना का विरोध भाजपा के प्रत्येक नेता ने किया है। राहुल गांधी जी अडिगता के साथ में खड़े रहे। हमारी मंशा क्या है? हमारी मंशा ये है कि आज जो गरीब तबका है, जिसको योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, अगर उसको जातिगत आधार पे वो लाभ नहीं मिल पा रहा तो वो लाभ उन तक कैसे पहुंचे। कोई भी शासकीय योजना बनती है, चाहे वो चिकित्सा की हो, वो स्वास्थ्य की हो, वो शिक्षा की हो, रोजगार की हो, उसमें प्रत्येक जाति को, उसमें मैं समझता हूं उसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। और जाति का आधार अगर आर्थिक भी होगा तो निश्चित ही, मैं ब्राह्मण समुदाय से आता हूं, मैं ये चाहता हूं कि कम से कम जो हमारे गरीब लोग हैं, चाहे वो ओबीसी में हो, एसटी में हो, एससी में हो, ब्राह्मण जनरल कैटेगरी में हो, अगर वो गरीब हैं तो क्या उनके परिवार के भरण पोषण का अधिकार नहीं है? क्या उनको अच्छी शिक्षा का अधिकार नहीं है? अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं का आधार नहीं है? समय कम है, या उनके पास में रोजगार समय कम है, मैं रुकूंगा आपको। कम से कम देश में किस जाति के कितने लोग हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, ये देश की जनता को जानने का अधिकार है। यही मांग तो सरकार आपने ठीक कहा, लेकिन मेरे सवाल का उत्तर नहीं आया। क्या नेहरू जी से लेके नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह तक गलती की थी उन्होंने? मोदी जी ने गलती की है क्या? एक मिनट, मोदी जी ने माना ना, एक मिनट मेरी बात सुनिए। मोदी जी 14 में आया सरकार में, 10 साल से है। 2011 में हमने आंकड़ा, हमने सर्वे कराया। मेरा पॉइंटेड सवाल है, मैं उसका उत्तर चाहता हूं। उसमें जलेबी आप बनाएंगे तो मजा नहीं आएगा। मेरा कहना यह कि क्या 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने जातिगत जनगणना नहीं कराकर कराई ना? गलती की, तो बात ही शुरुआत करी ना गलती की थी मनमोहन सिंह ने। मनमोहन सिंह जी की सरकार में 25 करोड़ से ज्यादा परिवारों के बीच में दूसरा मेरा सवाल यह था, नेहरू जी ने इससे इनकार किया था, इंदिरा जी ने इनकार किया था, उसके बाद फिर दोबारा इंदिरा जी 80 में सरकार में आई, उन्होंने नहीं कहा था। क्या उन्होंने गलतियां की थी? राघवेंद्र जी, ना मैं जलेबी बनाऊंगा ना मैं जलेबी में फंसूंगा। मेरा उत्तर स्पष्ट है कि 2011 में हमने सर्वे किया था। 11 की बात, हमने वो 11 की बात नहीं कर रहा हूं, परंतु मोदी सरकार ने कहा कि ये अपूर्ण है। हमसे भी कहा, जनता से भी कहा, न्यायालय में भी कहा कि अपूर्ण है। 11 साल की आपकी सरकार में अपूर्ण कर लगातार बोलेंगे, परंतु आपकी मंशा नहीं थी। राघवेंद्र जी, लगातार बोलेंगे, मेरा जवाब आने दीजिए कृपया। आप सीधा नहीं दे रहा ना, मेरा सीधा सवाल था। 47 में था, लेकिन समय की कमी है, आपको सीधा आप उत्तर दे भी नहीं सकते। मैंने पहले मैं बिल्कुल दे सकता हूँ राघवेंद्र जी, मैं बिल्कुल दे सकता हूँ। एक सवाल, मैं एजेंडा में नहीं फंसूंगा, बस नहीं, मेरा कोई एजेंडा नहीं, माफ कीजिए। जी जी, मेरा एजेंडा ये कि मैं आपसे सच उगलवाऊं। मैं सच ही बोल रहा हूँ। नहीं, 47 मैं सच ही बोल रहा हूँ। एक सेकंड सुन लीजिए। 47 में
नेहरू जी ने जातिगत राहुल जनगणना जी नहीं की कर- मांग एक का से- पूरा अब सत्ता आप- पक्ष विरोध अब आप- कर रहा था, अब आज आप उसकी ऐसे मांग को मानना पड़ा। सवाल ही नहीं राघवेंद्र जी, सुनेंगे, सही फिर तो लोग सुनेंगे कि आप बस लाखों रहे हैं। दर्शक देख रहे हैं, कम से चलिए। कम लाखों दर्शक को ये तो चलिए। पता होना चाहिए कि जो सरकार कल तक विरोध कर रही थी, आज वही जातिगत देखिए, जनगणना क्यों करा रही है? मैं राघवेंद्र जी, बीजेपी इसका की जवाब तरह- चाहती है जनता। मैं पत्रकार के नाते पूछ रहा हूं, 47 से लेकर 2011 तक कांग्रेस ने जातिगत गणना नहीं कराई, क्या उसके लिए उसके पुरखे दोषी थे? उत्तर आपका मिल गया है। आप 11 की बात कर रहे हैं, नहीं उत्तर ही नहीं आएगा आपका। वर्मा जी, आपका उत्तर समय कम है, नहीं आपको लगता है कि सीधा, लेकिन वो जलेबी है। वर्मा जी, बहुत छोटी सी टिप्पणी आपकी। देखिए, कई बार जो है चर्चा के समय ऐसा लगता है कि स्वर्ण समाज जो है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि स्वर्ण समाज को आरक्षण मिल ही नहीं रहा है। देखिए, समय कम है, आप देखिए, बिल्कुल स्वर्ण बिल्कुल- समाज को भी आज आरक्षण वर्मा जी, मिल रहा है। आप आज दो सारे चार वर्ग वाक्यों में, को- दो चार को वाक्यों में आरक्षण मिल रहा है। आज सारे वर्ग जो हैं, कोई भी वर्ग ये नहीं बोल सकता कि उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। आरक्षण का लाभ सभी वर्गों को मिल रहा है, किसी को ज्यादा मिल रहा है, किसी चलिए, को कम मिल रहा है। देवदत्त जी, आपकी टिप्पणी इस पर। जी बिल्कुल, ये इतना पेचीदा जो मैंने शुरू में कहा था, ये वोट से जुड़ा है पूरा मामला जी। जिस दिन देश से जुड़ेगा बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम आएंगे। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जनगणना पर जंग जारी है। सियासत में इसके लिए सत्ता पाने का एक हथियार माना जा रहा है और देश की जनता सोचती है कि इससे हमारा कल्याण कब होगा। लोगों को सत्ता तो मिल जाएगी, लेकिन हमको अधिकार और सुविधा और नौकरी कब मिलेगी, ये सवाल अभी भी अनुत्तरित है। सरकारें बदलती है, दूसरी सरकार आती है, लेकिन सवाल यथावत रहता है। मैं तीनों मेहमानों का साधुवाद करूंगा। विवेक जी, आपका धन्यवाद। वर्मा जी, आपका धन्यवाद। देवदत्त दुबे जी, आपका बहुत साधुवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। एजेंडा में आज सिर्फ इतना ही। बंद रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।